हेलो दोस्तों, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 10 और 11 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। धारा 10 जो कि विचाराधीन वाद है से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 किससे संबंधित है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 विचाराधीन न्याय रेस सब जुडिस से संबंधित है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 का क्या उद्देश्य है? तो धारा 10 के सिद्धांत का उद्देश्य दो समवर्ती क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों के एक ही समय में एक ही विवादग्रस्त विषय के संबंध में दो समानांतर वादों के परीक्षण पर रोक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 कौन सी विधि प्रतिपादित करती है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 वादों के रोधन यानी स्टे ऑफ सूट का प्रतिपादन करती है। नेक्स्ट है, विचाराधीन न्याय के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? तो धारा 10 के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। नंबर 1, दो वादों का समवर्ती न्यायालयों में विचाराधीन होना। नंबर 2, दोनों वादों में पक्षकार वही हों या उनके हित प्रतिनिधि वही हों। नंबर 3, पश्चातवर्ती वाद में विवाद्य विषय प्रत्यक्षता और सारता वही हो जो पूर्ववर्ती वाद में है। नंबर 4, जिस न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद लंबित है वह पश्चातवर्ती वाद में अंतोष देने में सक्षम हो। तब पश्चातवर्ती वाद का विचारण से तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि पूर्ववर्ती वाद एक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। फिर नेक्स्ट है, धारा 10 वाद का विचारण स्थगित करती है या वाद संस्थित करने से रोकती है। तो सीपीसी की धारा 10 में पश्चातवर्ती वाद के विचारण को स्थगित करने का उपबंध है, न कि वाद को संस्थित करने से रोकने का। यानी ये वाद को संस्थित करने से रोकने पे प्रतिबंध नहीं लगाती है, ये केवल वाद के पश्चातवर्ती वाद के विचारण के स्थगन का उपबंध करती है। फिर नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 10 में विचाराधीन न्याय की प्रकृति कैसी है? तो सीपीसी की धारा 10 आज्ञापक प्रकृति की है और सभी शर्तें पूरी होने पर न्यायालय इसे मानने के लिए बाध्य है। यानी वो जो सारी कंडीशंस अभी पिछले क्वेश्चन में बताई थी वो अगर जो फुलफिलमेंट हैं तो न्यायालय इसको मानने के लिए बाध्य है। धारा 10 के अंतर्गत पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाहियों का स्थगन कब किया जा सकता है? तो सीपीसी की धारा 10 के अंतर्गत पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाहियों का स्थगन वाद के किसी भी प्रकरण पर किया जा सकता है। क्या धारा 10 की अवहेलना में पारित की गई डिक्री शून्य होगी? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि सीपीसी की धारा 10 की कार्यवाही प्रक्रियात्मक है, अतः इसका निष्पादन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वादी द्वारा धारा 10 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र को खारिज होने पर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 ऐसा अधिकार प्रदत्त नहीं करती है। यद्यपि ऐसा आदेश का पुनरीक्षण हो सकेगा, क्योंकि यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, क्या धारा 10 के प्रावधान न्यायालय को अंतर्वर्ती आवेदन ग्रहण करने से रोकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के प्रावधान किसी न्यायालय को अंतर्वर्ती आवेदन ग्रहण करने से नहीं रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में विचारण की संकल्पना किस प्रकार के वादों पर लागू होती है? तो सीपीसी की धारा 10 में विचारण की संकल्पना केवल नियमित सामान्य वादों पर लागू होती है। फिर नेक्स्ट है, क्या संहिता की धारा 10 के उपबंध विदेशी न्यायालय में वाद के लंबित होने के दौरान भारत में उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती कार्यवाही में लागू होंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं। सीपीसी की धारा 10 के स्पष्टीकरण के अनुसार यदि पूर्ववर्ती वाद किसी विदेशी न्यायालय में संस्थित किया गया है तो धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट है, अब देखते हैं धारा 11 जो कि प्रांग न्याय का सिद्धांत देता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। प्रांग न्याय संहिता में कहाँ परिभाषित है? तो सीपीसी की धारा 11 में प्रांग न्याय को परिभाषित किया गया है। प्रांग न्याय क्या है? तो सीपीसी की धारा 11 के अनुसार कोई भी न्यायालय
किसी ऐसे वाद का विचारण नहीं करेगा जिसमें वाद के विवादक विषय एवं पक्षकार वही हैं जो न्यायालय द्वारा पहले निर्णीत वाद में प्रत्यक्षता एवं सारता एक समान हो। फिर नेक्स्ट है प्रांगन्याय शब्द कहाँ से लिया गया है? तो प्रांगन्याय शब्द लैटिन शब्द रेस जुडिकेटा से लिया गया है। नेक्स्ट है प्रांगन्याय का सिद्धांत किन सूत्रों पर आधारित है? तो प्रांगन्याय का सिद्धांत 3 रोमन सूत्रों पर आधारित है। नंबर 1, इंटरेस्ट रिपब्लिका एट सिट फिनिस लिटियम, यह राज्य हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। नंबर 2, नेमो डेबिट लिस वी एक्सरी प्रो यूना एट ईडन काजा, किसी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए दोबारा तंग न किया जाए। फिर तीसरा है रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट एक्विपिटर, एक न्याय निर्णय का अंतिम माना जाए, एक न्याय निर्णय को अंतिम माना जाए। फिर नेक्स्ट है किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रांगन्याय के 2 प्रमुख उद्देश्य मुकदमेबाजी का अंत और पक्षकारों को दोहरे वाद में रोकना बताया है? तो ये केस था गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में कुल कितने स्पष्टीकरण हैं? तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में कुल 8 स्पष्टीकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांगन्याय के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस वाद में प्रतिपादित किया गया? तो प्रांगन्याय के सिद्धांत को सर्वप्रथम इंग्लिश वाद डचेस ऑफ किंगस्टन में सर विलियम डी.ओ. ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में प्रांगन्याय के सिद्धांत का अनुमोदन किया तथा विस्तृत व्याख्या की? तो उच्चतम न्यायालय ने सत्याचरण बनाम देवराजन AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट के वाद में प्रांगन्याय के सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांगन्याय कितने प्रकार के होते हैं? तो CPC की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार प्रांगन्याय 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष प्रांगन्याय। नंबर 2, प्रलक्षित या अन्वयिक प्रांगन्याय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांगन्याय लागू होने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? तो CPC की धारा 11 को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। नंबर 1, 2 वाद हो, एक पूर्ववर्ती वाद और एक पश्चातवर्ती वाद। नंबर 2, विवाद वस्तु दोनों वादों में प्रत्यक्षता एवं सारता चाहे वास्तविक रूप से या आणविक रूप से एक हो। नंबर 3, दोनों वाद या तो उन्हीं पक्षकारों के बीच हो या उन पक्षकारों के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच हो। नंबर 4, जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद पर निर्णय दिया है उसे पश्चातवर्ती वाद पर भी निर्णय देने की क्षमता हो। नंबर 5, ऐसा पूर्ववर्ती वाद सुनवाई के पश्चात अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया गया हो। नंबर 6, वाद के दोनों पक्षकारों ने एक ही सत्व या हक के अधीन दावा किया हो। फिर नेक्स्ट है पूर्ववर्ती वाद से क्या तात्पर्य है? तो संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार पूर्ववर्ती वाद से तात्पर्य ऐसे वाद से है जो समयानुसार प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है, चाहे वह उससे बाद में संस्थित किया गया हो या नहीं। यानी इसमें ये मायने नहीं रखता है कि वाद बाद में संस्थित किया गया है। पूर्ववर्ती वाद से मतलब है जो वाद पहले डिसाइड कर दिया गया हो, भले ही वो बाद में संस्थित किया गया हो, लेकिन अगर जो वो पहले डिसाइड कर दिया जाता है तो वो पूर्ववर्ती वाद होगा। धारा 11 के अंतर्गत पुनः वाद से क्या तात्पर्य है? तो CPC की धारा 11 के संदर्भ में पुनः वाद से तात्पर्य एक ऐसी कार्यवाही से है जो प्रथम अधिकारिता वाले न्यायालय में चल रही है, न कि एक अपीलीय अधिकारिता वाले न्यायालय में। फिर नेक्स्ट है प्रांगन्याय के लिए न्यायालय की सक्षमता क्या है? तो प्रांगन्याय के लिए कोई न्यायालय सक्षम तब कहा जाता है जब वह अनन्य अधिकारिता वाला या समवर्ती अधिकारिता वाला या सीमित अधिकारिता वाला हो। नेक्स्ट है किसी न्यायालय की सक्षमता किस तिथि से निर्धारित होती है? तो किसी न्यायालय की सक्षमता का निर्धारण उस तिथि से किया जाता है जिस तिथि को पूर्ववर्ती वाद संस्थित किया गया था। क्या एक न्यायालय जिसमें अधिकारिता नहीं है उसे प्रांगन्याय के सिद्धांत को लागू करके अधिकारिता प्रदान की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा नहीं। इसाबेला जॉनसन बनाम MA सुसई AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट के मामले के विनिश्चय के अनुसार
अधिकारिता विहीन न्यायालय में प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू करके अधिकारिता प्रदान नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी न्यायालय के सक्षमता में पूर्ववर्ती न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त अपीलीय क्षेत्राधिकार को धारित किया होना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा नहीं। धारा 11 स्पष्टीकरण 2 के अनुसार ऐसा होना आवश्यक नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों वादों की विषय वस्तु में एक रूपता हो? तो इसका आंसर होगा नहीं। दोनों वादों की विषय वस्तु में एक रूपता होना आवश्यक नहीं, अपितु यह आवश्यक है कि दोनों वादों के विवाद विषयों में समता हो। नेक्स्ट है, क्या प्रांग न्याय के लिए सभी विषयों का प्रत्यक्षता या सारता वादग्रस्त होना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा हाँ, ये आवश्यक है। नेक्स्ट है, कोई विषय प्रत्यक्षता एवं सारता वादग्रस्त कब होता है? तो धारा 11 के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार कोई विषय प्रत्यक्षता या सारता वादग्रस्त तब कहा जाता है जबकि उसका अभिकथन एक पक्षकार द्वारा किया गया हो तथा दूसरे पक्षकार द्वारा उसे या तो अभिव्यक्त रूप से या प्रलक्षित रूप से स्वीकार किया गया हो या अस्वीकार किया गया हो। नेक्स्ट है, क्या किसी ऐसे विषय पर जो कि पश्चातवर्ती वाद में साम्पार्श्विक या आनुषांगिक हो प्रांग न्याय की प्रयोज्यता होगी? तो इसका आंसर होगा नहीं। किसी साम्पार्श्विक या आनुषांगिक वादग्रस्त विषय पर प्रांग न्याय नहीं होगा, प्रांग न्याय प्रयोज्य नहीं होगा यदि वह पूर्ववर्ती वाद में विवादग्रस्त ना हो। नेक्स्ट है, साम्पार्श्विक या आनुषंगिक विवाद क्या है? तो एक साम्पार्श्विक विवाद वह है जो किसी प्रत्यक्ष या सारभूत वाद का गौड़ विवादक होता है, यानी सेकेंडरी विवादक होता है, जो ऐसे प्रत्यक्षता एवं सारता विवादक की निर्धारण करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, प्रलक्षित प्रांग न्याय का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में निहित है? तो प्रलक्षित यानी कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 में निहित है। नेक्स्ट है, प्रलक्षित यानी अन्वयिक प्रांग न्याय क्या है? तो ऐसा विषय जो पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया भी जाना चाहिए था, किंतु प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार नहीं बनाया गया, तो यह समझा जाएगा कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्षता और सारता विवाद रहा है। नेक्स्ट है, प्रलक्षित प्रांग न्याय के निर्धारण की कसौटी क्या है? तो प्रलक्षित प्रांग न्याय के लिए मापदंड यह है कि क्या वाद के पक्षकारों को उस विषय पर विवाद का अवसर मिला था, और यदि उनको अवसर मिला था तो उस विषय के बारे में यह माना जाएगा कि उस पर विवाद किया गया था और निर्णय दिया गया था। अब इसी विषय को लेकर पश्चातवर्ती कार्यवाही में उसी तर्क को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है, प्रलक्षित प्रांग न्याय के सिद्धांत को प्रीवी काउंसिल ने किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो ये केस था ग्रीन हॉल बनाम मलाई 1947 के वाद में लॉर्ड न्यायाधीश समरवेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रलक्षित प्रांग न्याय के संबंध में निर्णय देकर इसे भारत में स्वीकारा है? तो वो केस था कर्मकार सीपी ट्रस्ट बनाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट के मामले में। फिर नेक्स्ट है, क्या प्रलक्षित प्रांग न्याय का सिद्धांत लोकहित वादों पर लागू होता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 एवं 5 के आधार पर। फिर नेक्स्ट है, प्रांग न्याय का सिद्धांत किन किन मामलों में लागू होता है? तो प्रांग न्याय का सिद्धांत विधिगत एवं तथ्यगत मामले के साथ साथ मिश्रित विधिगत एवं तथ्यगत मामलों पर भी लागू होता है। नेक्स्ट है, किस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह उदाहरित किया कि प्रलक्षित प्रांग न्याय का सिद्धांत सभी प्रकार के रिटों पर प्रयोज्य सिवाय बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट पे? तो ये केस था दरवायो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट के वाद में। फिर नेक्स्ट है, प्रांग न्याय की प्रयोज्यता के संदर्भ में विषय को सुना जाना पद से क्या तात्पर्य है? तो किसी विषय को सुना जाना पद से तात्पर्य है कि न्यायालय ने ऐसे प्रतिवादित विषय पर अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किया हो तथा तर्कों को सुनकर तथा उन पर विचार करने के पश्चात निर्णय दिया हो। नेक्स्ट है, यदि कोई अनुतोष जो कि वादग्रस्त में दावा किया गया है
किंतु वह आज्ञप्ति में प्रदान नहीं किया गया है, तो ऐसे लोप का क्या प्रभाव होगा? तो संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण 5 से स्पष्ट है कि ऐसे लोप का प्रभाव यह होगा कि ऐसा अनुतोष न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था, यह पश्चातवर्तीवाद में प्राज्ञ का प्रभाव रखेगा। फिर नेक्स्ट है, क्या प्राज्ञ का सिद्धांत निष्पादन कार्यवाहियों पर भी लागू होता है? तो संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण 7 के अनुसार प्राज्ञ का सिद्धांत निष्पादन के लिए कार्यवाहियों पर लागू होता है। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया गया हो जिसकी अपील की जाती है और अपील न्यायालय द्वारा भी निर्णय दे दिया जाता है, तो किस न्यायालय का निर्णय प्राज्ञ के रूप में प्रयुक्त होगा? तो यहाँ अपील न्यायालय का निर्णय प्राज्ञ के रूप में प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट है, क्या समझौते की डिग्री प्राज्ञ के रूप में प्रयुक्त होगी? तो इसका आंसर होगा समझौते की डिग्री प्राज्ञ के रूप में प्रयुक्त नहीं होगी। प्राज्ञ की प्रयोज्यता के लिए यह आवश्यक है कि पूर्ववर्ती वाद में निर्णय गुण दोष पर आधारित हो, क्योंकि समझौते की डिग्री में ऐसा नहीं होता है, इस कारण ऐसी डिग्री प्राज्ञ के रूप में लागू नहीं हो सकती है। फिर नेक्स्ट है, क्या अधिकारिता के प्रश्न पर एक गलत विनिश्चय वाद के पक्षकारों के मध्य प्राज्ञ के रूप में प्रयुक्त होगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट है, क्या यदि पूर्व निर्णय असावधानी के कारण दिया जाता है तो वह प्राज्ञ के रूप में प्रयुक्त होगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्या पूर्ववर्ती वाद में दिया गया गलत आदेश प्राज्ञ के रूप में लागू होगा? तो इसका आंसर होगा हाँ। अमिताभ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड बनाम यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड AIR 1998 इलाहाबाद के वाद के अनुसार क्या धारा 11 सहवादियों के बीच भी प्रयोज्य है? तो इसका आंसर होगा हाँ। प्राज्ञवाद के सहवादियों के विरुद्ध प्रयोज्य है यदि ऐसे सहवादियों के बीच पूर्ववाद में दावाकृत अनुतोष के संबंध में विवाद रहा हो। फिर नेक्स्ट है, क्या सह प्रतिवादियों के बीच भी प्राज्ञ प्रयोज्य है? तो इसका आंसर होगा हाँ। प्राज्ञ सह प्रतिवादियों के बीच में भी लागू होगा। फिर नेक्स्ट है, सह प्रतिवादियों के बीच प्राज्ञ के लागू होने की क्या शर्तें हैं? तो सह प्रतिवादियों के बीच प्राज्ञ के लागू होने की निम्नलिखित शर्तें हैं। नंबर 1, सह प्रतिवादियों के बीच हितों का परस्पर विरोध हो। नंबर 2, वादियों को समुचित अनुतोष प्रदान करने हेतु ऐसे विरोधी हितों का विनिश्चय करना आवश्यक है। नंबर 3, ऐसे सह प्रतिवादी पूर्ववर्ती वाद में आवश्यक पक्षकार रहे हों। नंबर 4, न्यायालय द्वारा सह प्रतिवादियों के परस्पर विरोधी हित का विनिश्चय हुआ हो। नेक्स्ट है, क्या सह प्रतिवादियों के बीच सक्रिय रूप से प्रतिवाद होना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा नहीं, केवल इतना ही पर्याप्त है कि उनके हित परस्पर विरोधी हों। फिर नेक्स्ट है, क्या प्राज्ञ औपचारिक प्रतिवादी के विरुद्ध भी प्रयोज्य है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध ना तो किसी प्रकार के अनुतोष की मांग की जाती है और ना ही वाद के अंतर्गत उसके और किसी अन्य पक्षकार के बीच कोई विवादक है। नेक्स्ट है, औपचारिक प्रतिवादी कौन होता है? तो औपचारिक प्रतिवादी वह है जिसे वाद के अंतर्गत नाम मात्र का प्रतिवादी बनाया जाता है। नेक्स्ट है, धारा 11 के अंतर्गत सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय के संदर्भ में कहाँ और क्या प्रावधान किए गए हैं? तो संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण 8 में सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय के लिए यह प्रावधान है कि ऐसे न्यायालय द्वारा दिया गया किसी विवादित विषय पर निर्णय जो उसकी अधिकारिता की सीमा में था पश्चातवर्तीवाद में प्राज्ञ के रूप में लागू होंगे, भले ही पश्चातवर्तीवाद को निर्धारित करने की क्षमता ऐसे सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय में ना हो। फिर नेक्स्ट है, क्या अवयस्क के विरुद्ध पूर्ववर्तीवाद में पारित डिग्री पश्चातवर्तीवाद में प्राज्ञ के रूप में लागू होगी? तो इसका आंसर होगा नहीं, ऐसी डिग्री शून्य होगी और प्राज्ञ के रूप में लागू नहीं होगी। नेक्स्ट है, किस परिस्थिति में अवयस्क के विरुद्ध पारित डिग्री पश्चातवर्ती कार्यवाही में लागू हो सकती है? तो इसका आंसर होगा यदि अवयस्क के विरुद्ध डिग्री जिसमें उसका उचित प्रतिनिधित्व किया गया है या वाद संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो ऐसी डिग्री अवयस्क के ऊपर बंधनकारी होगी तथा पश्चातवर्ती कार्यवाहियों में वह प्राज्ञ के रूप में लागू होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से मामले हैं जो कि गुणदोष पर विनिश्चित नहीं माने जाते हैं और जिन पर प्राज्ञ लागू नहीं होती है? तो ऐसे मामले निम्नलिखित हैं। नंबर 1, क्षेत्राधिकार के
क्षेत्राधिकारिता के अभाव में वाद का खारिज होना। नंबर 2, वाद हेतु के अभाव में वाद का खारिज होना। नंबर 3, वाद की दोषपूर्ण विरचना के कारण। नंबर 4, नोटिस की तामील न होना। नंबर 5, किसी तकनीकी त्रुटि के कारण। नंबर 6, वादी के न्यायालय में अनुपस्थिति होने के कारण। नंबर 7, आदेश 25 नियम 2 के अधीन वाद का खारिज होना आदि। फिर नेक्स्ट है, कौन कौन से मामले गुणदोष पर निर्णीत माने जाते हैं जिन पर प्राज्ञ प्रयोज्य है। तो ऐसे मामले निम्न हैं। नंबर 1, एक पक्षीय निर्णय या डिक्री। नंबर 2, आदेश 17 नियम 3 के अधीन वाद का खारिज होना। नंबर 3, सुनवाई के समय वादी द्वारा साक्ष्य पेश करने में असफलता के कारण खारिज होना। नंबर 4, किसी पंचाट पर आधारित डिक्री या निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 11 की प्रकृति कैसी है। तो धारा 11 की प्रकृति आज्ञापक है और यदि इसकी सभी शर्तें पूरी होती हैं तो न्यायालय पश्चातवर्ती वाद में प्राज्ञ के सिद्धांत को लागू करने को बाध्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 11 के परिणाम से कैसे बचा जा सकता है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 से बचाव के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 का आश्रय लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पक्षकार प्राज्ञ के तर्क का अभित्यजन कर सकते हैं। तो पक्षकारों द्वारा प्राज्ञ के तर्क का अभित्यजन किया जा सकता है क्योंकि धारा 11 प्रक्रियात्मक है। नेक्स्ट है, क्या प्राज्ञ का तर्क प्रथमतः द्वितीय अपील में उठाया जा सकता है। तो प्राज्ञ का तर्क प्रथम बार द्वितीय अपील में नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि यह तथ्य और विधि का मिश्रित प्रश्न है। फिर नेक्स्ट है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह उदाहरित किया है कि प्राज्ञ सभी रिट याचिकाओं पर लागू होता है सिवाय बंदी प्रत्यक्षीकरण के। तो ये केस था GK डुडानी बनाम SD शर्मा AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट के वाद में। फिर नेक्स्ट है, किस वाद में यह कहा गया कि प्राज्ञ औद्योगिक विवाद एवं निर्वाचन मामलों में लागू नहीं होता है। तो ये केस था वर्कमैन हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम मैनेजमेंट हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट के मामले में। फिर नेक्स्ट है, प्राज्ञ एवं विबंध में क्या अंतर है। तो प्राज्ञ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 तथा विबंध साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में मुख्य अंतर यह है कि प्राज्ञ किसी व्यक्ति को एक ही वादग्रस्त विषय पर 2 बार वाद संस्थित करने से रोकता है, जबकि विबंध व्यक्ति को एक समय में एक बात कहने और दूसरे समय में उसके विपरीत बात करने से रोकता है। फिर नेक्स्ट है, प्राज्ञ एवं विबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राज्ञ का मुख्य उद्देश्य वादों की बहुलता को रोकना है, जबकि विबंध का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को प्रतिकूल आचरण से रोकना है। फिर नेक्स्ट है, विचाराधीन न्याय एवं प्राज्ञ में क्या अंतर है। तो विचाराधीन न्याय धारा 10 तथा प्राज्ञ धारा 11 में मुख्य अंतर यह है कि विचाराधीन न्याय का सिद्धांत 2 विचाराधीन वादों में किसी पश्चातवर्ती वाद के विचारण को रोक देती है, जबकि प्राज्ञ में जहां कोई पूर्व वाद गुणदोष के आधार पर अंतिम रूप से विनिश्चित हो चुका हो, पुनः उसी विवाद के संबंध में पश्चातवर्ती वाद को दाखिल करने से ही रोक दिया जाता है। यानी जो धारा 10 है विचाराधीन न्याय, उसके अंतर्गत विचारण को रोका जाता है, जबकि धारा 11 प्राज्ञ के अंतर्गत पश्चातवर्ती वाद को दाखिल यानी संस्थित करने से ही रोक दिया जाता है। तो ये तो था CPC के सेक्शन 10 और 11 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखें, तैयार करें। थैंक यू।